जिकामा पर आज यहाँ विश्व गंदी। चल हट। एक भूखे लाचार का इस तरह से तिरस्कार कर दिया तुम लोगों ने। मेजर अंकल कितनी गंदी थी वो। भूख से उसके गंदेपन का क्या लेना देना। बच्चों, मिलजुल कर खाना हमारे सभ्यता की पहचान है। हमारे पूर्वज हमें यही सीख दे गए। मैडम कामा को ही ले लो। घर में कुछ भी नहीं है। ये खाना बिटिया रानी ने आप लोगों के लिए छुपा के भेजा है। कह रही थी कि आप लोग 4 दिन से भूखे हैं। ये खाना देश के लिए लड़ने वाले लोगों के लिए है। हम तो अभी बच्चा बच्चा समझते थे, मगर तुम तो बड़े से भी बड़ी हो गई। बड़े होकर हम भी देश के लिए लड़ेंगे ताई। ये पैसे वाले लोग मतलबी होते हैं। खाते हैं हिंदुस्तान की और गाते हैं इंग्लैंड की। हम देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। हम आप लोगों के जैसा बनना चाहते हैं। आपकी वीका देश प्रेम की जोत जलाने का काम करती है। इसकी वीरता, साहस और देशभक्ति की भावना को मैं सलाम करता हूँ। ये कौन? मेजर अंकल, आपने मुझे मेरी गलती का एहसास करवा दिया। मैंने इसे दुत्कार दिया था ना, अब मैं ही इसे घर ले जाकर नहला धुलाकर खाना खिलाकर आपके पास लेके आई। अच्छा, तो ये वही लड़की है? हाँ। अरे शाबाश शाबाश, इससे बड़ा प्रायश्चित और क्या हो सकता है। आज यहाँ विश्व के हर देश से प्रतिनिधि एकत्र हुए हैं। भारत देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए मैं भिकाजी कामा आपके सामने आई हूँ। I want details of all activities. कलम और हथियार मिलकर लड़ेंगे तो क्रांति में सफल होना तय है। Arms smuggling. इस भिकाजी कामा पर कड़ी नजर रखनी होगी। आज मैं यहाँ भारत के लिए स्वराज का आह्वान करती हूँ। वंदे मातरम। स्वराज में देखिए महान क्रांतिकारी भीकाजी कामा की गौरव गाथा। इस भिकाजी कामा पर कड़ी नजर रखनी होगी। बहुत गुस्सा है तुम्हारे मन में। ये ध्वज हमारी लड़ाई की गर्जना होगा। And ensure to get that flag. It shall be never hoisted again anywhere. अब उनका ध्वज हमारे भारत से जल्दी ही उतरने वाला है। इंडिया इज फॉर इंडियंस। अब मेरा एक ही सपना है, अपना देश को आजाद देखना, और ये तिरंगा झंडा हमारे स्वराज का प्रतीक है। वंदे मातरम। स्वराज में देखिए महान क्रांतिकारी भीकाजी कामा की गौरव गाथा। सपोर्ट करें। ये शब्द हैं दोस्तों मैडम भीकाजी कामा, वीरांगना, ऐसी वीर जो जब लड़ी ब्रिटिश के, यहां पे ब्रिटिश ने इनको एग्जाइल घोषित कर दिया था, एकदम भगोड़ा घोषित कर दिया था। बहुत बड़ा इंट्रोडक्शन ऑलरेडी दे चुका हूं। इनको आपको एक और चीज बता दूं, इनको लोग काली का अवतार मानते थे। जी हां भैया, काली बोला जाता था इनको। आपको बता दूं, जब 1907 में इन्होंने झंडा फहराया था तो ये कहीं की महारानी नहीं थी दोस्तों, और एक पारसी थी, और बहुत ही अच्छी खासी इनकी पारसी फैमिली थी। 24 सितंबर 1861 में ये जन्मी थी। इनके जो पेरेंट्स थे, सोराबजी फ्रामजी पटेल और जीजाबाई सोराबजी पटेल, ये पूरे शहर में अच्छी खासी इन तो यहाँ पे इनकी जो शुरुआती पढ़ाई होती है वो अलेक्जेंड्रिया नेटिव गर्ल्स इंग्लिश इंस्टीट्यूशन में हुई, ठीक है, और काफी ज्यादा इंटेलिजेंट और डिसिप्लिन्ड चाइल्ड थी। 1885 में इनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा मोड़ आया दोस्तों। यहाँ पे देश के लिए दोनों अलग हो गए थे। अब तुरंत बाद प्लेग फैल गया, ठीक है ना भैया। इतनी ज्यादा भुखमरी हो गई थी और ये महामारी जो फैली है ना, इसमें लाखों लाखों लोग निपट गए थे। हालत खराब हो गई थी। भीकाजी कामा से कभी भी किसी का दुख देखा ही नहीं जाता था। उन्होंने तुरंत अपनी सेना तैयार की और निकल गई वो फिर लोगों की मदद करने। दोस्तों, मदद करते करते इनको खुद भी प्लेग हो गया था। उसके बावजूद ये डटी रही दोस्तों। ये मेडिकल स्कूल जो था, मेडिकल मतलब जो हॉस्पिटल था, वहां पे मदद करती थी। लेकिन दोस्तों, यहां पे जब इनको प्लेग हुआ तो इनकी हालत बहुत खराब हो गई, और उसके बाद मेडिकल केयर के लिए ये चली गई अपना इलाज कराने इंग्लैंड। अब जब ये भैया इंग्लैंड गई तो वहां पे इनकी मुलाकात हुई बहुत बड़े बड़े लीडर्स, दादा भाई नायरोजी से मिली, और दादा भाई नायरोजी ही इन्होंने अपना मूवमेंट जो है वो जारी रखा। अब दोस्तों, होम रूल सोसाइटी बनाने में कामा ने मदद की। यहां पे 1905 में भारत के झंडे को बनाने की मुहिम जारी हो गई थी। डिजाइन जो है वो शुरू हो गया था। अब इसमें वीर
दामोदर सावरकर, वीडी सावरकर ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। वैसे भी वीडी सावरकर को बहुत रिस्पेक्ट करती थी भीकाजी का मां, और उन्होंने जिंदगी भर और उन्होंने जिंदगी भर ये रिग्रेट किया कि वीडी सावरकर को वो नहीं बचा पाई। वो क्या कहानी है दोस्तों, दोनों साथ में काम कर रहे थे और मैडम कामा फ्रांस में रह रही थी। पहले इंग्लैंड में थी, इंग्लैंड से गई अमेरिका, अमेरिका से जर्मनी और जर्मनी से फिर फ्रांस चली गई, ठीक है ना। और बाद में जब इंग्लैंड ने फ्रांस को ये बोला कि आप जो है मैडम कामा को हमारे मिलन के दौरान इन्होंने बोला था, ये इस तरीके का कुछ इनका कैरेक्टर था दोस्तों। और एक चीज बताता हूं, ये वुमेन एम्पावरमेंट को बहुत सपोर्ट करती थी। 1910 में जब कायरो गई थी, इजिप्ट गई थी, इजिप्ट में कायरो में एक सम्मेलन के दौरान इन्होंने बोला था, क्योंकि देखिए एक मुस्लिम देश है तो वहां पे क्या हुआ था कि बिल्कुल भी औरतों को निकलने की मनाही थी, वहां पे औरतें नहीं जा सकती। तो यहां पे उन्होंने बहुत ही तेज तर्रार आवाज में बोली है, बहुत ही बुलंद आवाज में बोली, ओरेटर तो बहुत अच्छी थी ही, कि अदर हाफ ऑफ इजिप्ट किधर है, मैं सिर्फ आदमियों को देख रही हूं, आपकी बहनें आपकी माताएं किधर हैं भैया, अदर हाफ ऑफ इजिप्ट को तो लेके आइए, तो कि मुझे भारत आना है। और ब्रिटिश सरकार ने ये ग्रांट कर दी। 33 साल बाद दोस्तों ये भारत की जमीन पे आई दोस्तों, लेकिन ज्यादा दिन तक ये जिंदा नहीं रही। 13 अगस्त 1936 में इनका देहांत हो गया, इनका स्वर्गवास हो गया पारसी जनरल हॉस्पिटल में। 74 साल की थी दोस्तों ये। तो ये कहानी थी एक ऐसी वीरांगना की। 1997 में ब्रिटिश राज में हजारों भारतीयों ने फेमाइन्स की वजह से अपनी जान गंवाई थी, और इसका एक ही कारण था ब्रिटिश की पुअर पॉलिसीज। जून 1897 में पूना प्लेग बीमारी से जूझ रहा था, तो ब्रिटिश सरकार ने इसे एपिडेमिक्स डिजीज एक्ट 1897 के अंडर कंट्रोल करने का फैसला किया। और उस वक्त के पूना के प्लेग चीफ कमिश्नर वॉल्टर रैंड को इसकी जिम्मेदारी दी गई। लेकिन रैंड के एक्शन ने पूना के लोगों को और परेशानी में डाल दिया। बीमार लोगों के घर जला दिए गए, औरतों को मोलेस्ट करने के मामले भी सामने आए। सरकार के इस एक्शन की वजह से हजारों लोग मारे गए। वहीं पर पूना के दो भाई दामोदर हरि चापेकर और बालकृष्ण हरि चापेकर ने रैंड को मारने का प्लान बनाया। 22 जून 1897 में क्वीन विक्टोरिया की गोल्डन जुबली का इवेंट अटेंड करने के बाद जब रैंड अपने साथी के साथ अपने घर को लौट रहा था, तो इसे गणेश खिंड रोड पर दोनों भाई ने गोली मारकर इसकी हत्या कर दी। दोस्तों, रैंड के मर्डर के लिए दोनों भाइयों को गिरफ्तार किया गया और बाद में इन्हें फांसी दे दी गई। India had vaccines 500 years before the British even knew what germs were. No, not in labs. These vaccines were made by village barbers and cowherds. As early as 16th century, Indians were already fighting smallpox using something called tika. They would scratch your skin and apply a bit of dried smallpox from someone who had a mild case, and your body would learn to fight it. That's the same logic we use in vaccines today. From Bengal to Gujarat, it happened across many places. In some places like Dinajpur, they even had books on how to do it. In 1767, a British doctor named John Zephaniah Hallwell wrote about this. He said Tikadas would treat 8 of 10 people in one house and sometimes the whole villages. Then in 1802, the British brought their cowpox vaccine called our Tika method a murderous trade and banned it. The British could have studied the method and improvised it, but no, they banned it altogether because they wanted to monopolize everything. They wanted to be the only authorities to sell anything in India. Remember how they even monopolized salt? So the next time someone says British brought us vaccines, remember, they just monopolized it. Mordecai Wolf Hafkinsey was a bacteriologist from the Russian Empire, later naturalized French. He emigrated and worked at the Pasteur Institute in Paris, where he developed an anti-cholera vaccine that he tried out successfully in India. He is recognized as the first microbiologist who developed and used vaccines against cholera and bubonic plague. He tested the vaccines on himself. Lord Joseph Lister named him a savior of humanity. He was appointed Companion of the Order of the Indian Empire in Queen Victoria's 1897 Diamond Jubilee honors. The Jewish Chronicle of that time noted a Ukraine Jew, trained in the schools of European science, saves the lives of Hindus and Mohammedans, and is decorated by the descendant of William the Conqueror and Alfred the Great. Born Vladimir Aronovich Mordecai Wolf Chavkin A@ equals 28G%028 equals the fourth of 5 children of Aaron and Rosalie in a family of a Jewish schoolmaster in Berdyansk, Russian Empire. He received his education in Odessa, Berdyansk, and St. Thank you for watching. Outdated syllabus would not be taught और भारत को एटलीस्ट 1% ज्यादा सुरक्षित बनाए। दुनिया की लार्जेस्ट वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को सीरम इंस्टीट्यूट को एस्टैब्लिश करने वाला भी एक पारसी था।
साइरस पूना वाला, जिन्होंने एक वैलिड सवाल पूछा, वैक्सीन जैसी एसेंशियल चीज बाहर से इतने महंगे दामों में क्यों इंपोर्ट की जाती है? क्या हम खुद वैक्सीन बनाने में आत्मनिर्भर नहीं बन सकते? और इसी ऑब्जेक्टिव से सीरम इंस्टीट्यूट शुरू हुआ, जिसने आज तक इन्फ्लुएंजा, स्वाइन फ्लू और कोविड जैसे कई बीमारियों से लड़ने में भारत की मदद की है। और पूरी दुनिया को 3.5 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन देकर भारत ने दुनिया की मदद की। सीरम इंस्टीट्यूट ने पूरी दुनिया में भारत की इमेज को एटलीस्ट 1% से बेहतर बनाया। चंद लोग issued various guidelines in relation to the coronavirus and has clearly mentioned that do's and don'ts regarding the whole situation. Many across the world continue to look for their own unique ways to contain the virus. In particular, the media outlets in countries like Pakistan and Malaysia were quick to pick up the story of a small Hindu group in India which organized a gathering in which the participants consumed cow urine as a measure to increase their body's immunity to give this incident a lot of exposure. These types of media exposures can easily bring the global attention to other groups whose practices are also not in sync with the best available science of today. Why should we be only concerned about the Hindu community? Isn't it unfair to other communities or groups which also deserve to benefit from such media exposure? Shouldn't we urge the global media to provide an equal opportunity to be modernized? For example, the World Health Organization has warned against consuming camel urine, but the consumption of camel urine for its medicinal purposes is still a common practice in many nations. What is even more disturbing is that camel urine is actually linked to the spread of a disease known as Middle East Respiratory Syndrome coronavirus, which was first identified in Saudi Arabia in 2012. According to WHO, the MERS virus has been identified in dromedary camels in several countries, including Egypt, Oman, Qatar, and Saudi Arabia. Born in Saudi Arabia, this disease even took the lives of many in South Korea. Even the coronavirus was of some religious practices. Laura Spinney, who is a British science journalist, notes, the South Korean cluster of COVID-19 seems to have spread via churches, while pilgrims in Iran have posted videos of themselves defiantly licking the Fatima Masume shrine in the city of Qom. On the other hand, in America, televangelist Kenneth Copeland is miraculously healing his viewers of the coronavirus through their televisions, and in various churches across the world, magical healing sessions are organized regularly. Yes, in every religion, there are many behaviors and rituals that appear to be completely unscientific. Additionally, it should also be understood that the traditional medicinal system cannot always sync with the modern medicine, but as far as animal urine is concerned, modern medicine has accepted it too. A good example of this is the estrogen replacement drug Premarin, which is made from horse urine. But can we always ensure that science is not lying to us? If some religious people are blind about their faith, then many science lovers are also blind about science. In 2012, the British multinational pharmaceutical company GlaxoSmithKline was fined $3 billion after it admitted to encouraging the prescription of unsuitable antidepressants to children and bribing doctors. The company drug sold to adults was packaged as a wonder drug that could even help you stop smoking, stay happy, and lose weight. This case was termed as the largest case of healthcare fraud in the American history. Now, give it a thought. The victims of this healthcare fraud were just following science, weren't they? In case you want to broaden your perspective on science and scientific misconduct in public domain. Yes, we want to be progressive, and some of us even ridicule old traditions and traditional lifestyles, but have we done enough to discourage our own behaviors which are not backed by science? Have we done enough to educate our modern women about FASD? Have we told them what the best available science says about drinking alcohol during pregnancy? Have we done enough to discourage underage drinking that is linked to various types of crimes and sexual risky behaviors? Have we also realized that we are also creating a type of societal pressure on others to follow our ways and choices which are not even backed by science? Yes, we are rightfully concerned about some unscientific traditional practices as well as the spread of coronavirus. But have we done enough to discourage promiscuous behavior and casual dating that leads to multiple partners and the spreading of all sorts of viruses and infections? Don't we know that the best available science clearly says that no amount of protection can guarantee safe sex?
Yes, it may be easy to criticize people, cultures, and nations, but it is very difficult to do a sincere self-introspection. Keeping that in mind, I have published a series of multiple episodes that should help the viewers in broadening their perspective. The smart thing to do is to visit the WHO official webpage to get the latest updates.